Everyone, तो इन लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द डोमेन ऑफ द फंक्शन कि किस प्रकार से एक फंक्शन जो है उसमें डोमेन का एग्जिस्टेंस होता है, कैसे हम फंक्शन को ये चेक करते हैं कि वो एक्स की किन किन वैल्यूज़ के ऊपर डिफाइन है। नाउ टुडे वी विल डिस्कस और नेक्स्ट टॉपिक रेंज विच इज़ कनेक्टेड टू द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। अब रेंज और डोमेन ये दोनों वर्ड्स मैंने सबसे पहले इनिशियल में ही अगेन एंड अगेन मैं यूज़ कर रहा हूँ इतने क्लासेस से, तो आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया होगा कि जो भी डिफाइन फंक्शन होता है वो जो इनपुट की वैल्यू एक्सेप्ट करता है, जो वैल्यूज़ एक्स की एक्सेप्ट करता है, जिसके ऊपर वह कुछ आउटपुट दे, तो एक्सेप्ट की गई एक्स की वैल्यूज़ ही डोमेन बनती है और आउटपुट के रूप में दी गई वैल्यूज़ का कलेक्शन ही क्या बनता है, रेंज बनता है। तो आज हम डिस्कस किसके ऊपर करने वाले हैं, हमारे सारे क्वेश्चन आज जो हैं वो रेंज के ऊपर जाने वाले हैं। तो रेंज के ऊपर जो भी हम क्वेश्चन करेंगे, डोमेन तो आपने देख लिया कि सिंपल सा फंक्शन उठाओ, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में है, रूट में है, लॉग में है, एक्सपोनेंशियल है, जो भी कंडीशन उसके ऊपर बनती है उसको साइड में लगा दो और उसको सॉल्व कर लो। लेकिन रेंज में ऐसा नहीं है। रेंज में क्या है, रेंज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि हमें क्वेश्चन को किस डायरेक्शन में ले जाना है। बिकॉज रेंज के क्वेश्चन कभी भी एक फॉर्मेट से, एक अप्रोच से सॉल्व नहीं होते। रेंज के लिए हम डिफरेंट अप्रोच काम में लेंगे, डिफरेंट अप्रोच हम रेंज के लिए काम में लेंगे। एक अप्रोच हम काम में लेंगे ग्राफिकल अप्रोच। क्या काम में लेंगे? ग्राफिकली। एक हम करेंगे ग्राफिकली तरीके से कि जहां जहां जिस सवाल में हमें लगेगा कि हमें इस सवाल को ग्राफ से सॉल्व करना चाहिए, हम पर्टिकुलर दी हुई डोमेन में, पर्टिकुलर दिए हुए एक्स के इंटरवल में, और नहीं दिया हुआ है तो कंप्लीट वो फंक्शन जिस डोमेन के लिए डिफाइंड है वह उस डोमेन पर हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और हम रेंज को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ग्राफिकली अप्रोच के बाद में सेकेंड में जाता हूं उसकी स्टैंडर्ड अप्रोच, स्टैंडर्ड फंक्शन। इस स्टैंडर्ड फंक्शन क्या कहता है? स्टैंडर्ड फंक्शन में जैसे log x है, जैसे sin x है, जैसे e की पावर x है ना, ये सारे स्टैंडर्ड फंक्शन हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, हम सब इनके बारे में, इनकी रेंज के बारे में जानते हैं। तो उसमें कुछ प्लस माइनस हुआ, उसमें कुछ मल्टीप्लाई हुई, कुछ डिवाइड हुआ, तो हम उसी को यूज करते हुए रेंज को फाइंड आउट कर देंगे जो क्वेश्चन हमारे सामने डिजाइंड है। मैं एग्जाम्पल लूंगा, डोंट वरी। तीसरा जो अप्रोच मैं इस्तेमाल करूंगा, तीसरे अप्रोच को मैं इस्तेमाल करूंगा with assumption अप्रोच। ये assumption अप्रोच क्या है? इस assumption अप्रोच के अंदर, जिसमें बोलते हैं कल्पना करना, जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है आप उसकी अप्रोच, उसकी रेंज को y सपोज करेंगे और y सपोज करके फिर आप उस पूरे क्वेश्चन को इस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि पहले जो आपका सवाल था y इक्वल टू इन द फंक्शन ऑफ x, आप उससे बिल्कुल उल्टा कर देंगे, x इक्वल टू इन विद रेस्पेक्ट टू द फंक्शन ऑफ y, और फिर वहां पर आप देखेंगे कि यहाँ y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, उस वैल्यू को एक्सक्लूड करके आप बताएंगे y की इस वैल्यू के लिए यहां x की वैल्यू सारी संभव है, और आप बताएंगे इसकी रेंज ये है। जब सवाल में हम जाएंगे तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो एक ग्राफिकली अप्रोच हुई, एक स्टैंडर्ड फंक्शन विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, एक आपका हो गया एजम्पशन, और एक जो चौथी अप्रोच हम बोल सकते हैं कुछ सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जहां पर कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो सकता है, जैसे मैं आपको बताऊंगा a sin x प्लस b cos x, या फिर जहां लगेगा हमें विद द हेल्प ऑफ AMGM, मैं वो भी लिख देता हूं विद द हेल्प ऑफ AMGM, HM। ये जो इतनी सारी मैंने अप्रोच आपके सामने लिखी है ना, इसके लिए भी बताऊंगा। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं हर टाइप का सवाल आपको लेकर के इनके बारे में बताऊं कि कौन किस टाइप के ऊपर किस टाइप की अप्रोच हम लगाने वाले हैं, और फिर आप इन बहुत सारे एग्जाम्पल्स को करने के बाद आप भी ये आइडेंटिफाई कर सको कि मुझे इस सवाल को किस अप्रोच से करना है। बहुत से सवाल ग्राफिकल तरीके से होंगे, बहुत सारे स्टैंडर्ड फंक्शन से हो जाएंगे, बहुत सारे एजम्पशन से होंगे, बहुत सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला के हेल्प से होंगे, और बहुत सारे सवाल हम लोग AMGM HM की तरफ की हेल्प से भी कर पाएंगे। AMGM HM में क्या होता है? AMGM HM का मतलब है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, और आप तीनों के लिए रिलेशन जानते हैं।
नंबर्स होने चाहिए पॉजिटिव, और am इज ग्रेटर देन gm मे बी इक्वल टू एंड gm इज ग्रेटर देन इक्वल टू hm। ये कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए, और साथ साथ में ये भी पता होना चाहिए कि यदि दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन लेते हैं तो a प्लस बी बाई टू, तीन का लेते हैं तो a प्लस बी बाई थ्री एटसेट्रा, आपको ये पता होना चाहिए। यदि मैं gm की बात करूं तो यदि दो नंबर्स का है तो अंडर रूट ए बी, तीन का है तो ए बी की पावर 1/3, 4 का है तो ए बी की पावर 1/4। ऐसे यदि एच एम दो नंबर का निकालना है तो 2ab अपॉन a प्लस बी, यानी कि नंबर्स को अर्थमेटिक सीक्वेंस में कन्वर्ट करके उसका अर्थमेटिक मीन निकाल कर आप उसका रेसिप्रोकल कर दें तो वही आपका हार्मोनिक मीन बन जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें जो है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब इसमें भी जो मैंने बोली उसको मैं लिख भी देता हूँ। ग्राफिकली में वी ड्रॉ द ग्राफ, वी ड्रॉ द ग्राफ, हम क्या बनाएंगे, जहां पे भी हो सकता है हम ग्राफ बनाएंगे और उसका रेंज निकालेंगे। स्टैंडर्ड फंक्शन में क्या करने वाले हैं, जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स है ना, कहां से कहां तक, -1 से 1। कॉस एक्स है, कहां से कहां तक, -1 से 1। टेन एक्स है, कहां से कहां तक, -∞ से इन्फिनिटी। कॉट एक्स है ना, -∞ से इन्फिनिटी, राइट। सेक एक्स है तो क्या हो जाएगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ऐसा कैसा, सेम टू सेम कॉसेक एक्स के बारे में। तो इन चीजों का हम यूज करने वाले हैं। सिमिलरली लॉग एक्स इज इन बिटवीन -∞ टू इन्फिनिटी, राइट। e टू द पावर एक्स है, कहां से कहां तक, 0 टू इन्फिनिटी। ये जो छोटी छोटी बातें मैंने आपके सामने बताई ये हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं, राइट। इसी इनइक्वालिटी को यूज करेंगे, जो भी कुछ प्लस माइनस इनइक्वालिटी की हेल्प से इनइक्वालिटी को फंक्शन के रूप में सॉल्व कर जाएंगे। फिर उसके बाद में एजम्पशन में क्या करना होता है, जो भी हमें फंक्शन दिया है उस फंक्शन को हम क्या अज्यूम करेंगे, उस फंक्शन को हम y मान करके सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, y, और फिर इस तरीके से इसको रेसिप्रोकल कर देंगे कि x y के रूप में रिप्रेजेंट हो जाएगा। सम स्टैंडर्ड फार्मूला में बहुत स्टैंडर्ड फार्मूला एक पढ़ते हैं हम, कौन सा, इफ fx इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, यदि ये आ गया है तो आपकी जो fx की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -√a² प्लस b² से +√a² प्लस b²। इस रूप में हम सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। a sin x प्लस b cos x के रूप में सवाल आ जाए तो उसके लिए आप रेंज उसकी ध्यान रखना, -√a² प्लस b² से +√a² प्लस b²। फिर सिमिलरली आपको am gm hm के रूप में सवाल को सॉल्व करना है। तो आप जानते हैं कि am जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm एंड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू hm। ये हम अर्थमेटिक सीक्वेंस एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी प्रोग्रेशन जब तक करते हैं तब हम इसको डिराइव करते हैं। यदि दो नंबर्स की बात करें या फिर n नंबर्स की बात करें तो अर्थमेटिक नंबर्स अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an अपॉन में n। ऐसे ही ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, a1 a2 a3 अप टू an की पावर 1/n। बस मोस्टली इन दोनों का यूज होता है, और सिमिलरली यदि कभी जरूरत पड़ेगी तो हम hm का यूज करेंगे, अदरवाइज हम अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन की हेल्प से। तो ये जो थ्योरी मैंने आपको बताई, इस थ्योरी से हम रेंज के सवालों को आज करने वाला है। तो रेंज टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज कॉन्सेप्ट जो है वो हर क्वेश्चन का अलग अलग है। अब जो आपको डीपीपी दी गई है मैं मोस्टली उसी को यूज करते हुए आज मैं आपको कुछ सवाल कराऊंगा, ध्यान से देखिए, ठीक है। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लेंगे ताकि आपको डीपीपी सॉल्व करने में मदद मिलेगी, और मैं सब टाइप के क्वेश्चंस को भी इसकी हेल्प से कवर कर लूँगा। तो जैसा कि मुझे इसके अंदर पहला ही क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, एज आई एम सीइंग फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन है कि आप रेंज बताओ इफ fx इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस x। ये सवाल बोला, इसकी रेंज बताओ जहां वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फाइंड रेंज, फाइंड रेंज, ये बताए। तो इस सवाल को पहले ध्यान से देखें, आप ध्यान से देखिए इस सवाल को।
देखने से आपको एक बहुत सुंदर बात पता लगेगी जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। जब x और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक साथ आते हैं तो दोनों के बीच में एक बहुत सुंदर रिलेशन मैं बता चुका हूं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दैट इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये मैंने एक रिलेशन बताया है क्लास में, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और यही रिलेशन इस सवाल को सॉल्व करने वाला है, बिकॉज जितना सवाल सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में आप ले जा सको उतना सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में ले जाओ, जितना सवाल को छोटा कर सको उतना कोशिश करो सवाल को छोटा करने की। तो इस सवाल को सिंप्लीफाई करना है, दो अलग अलग टाइप की वेरिएबल है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर के रूप में है और एक विदाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो दोनों को एक साथ सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वी नो इज इक्वल टू द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। सो दिस क्वेश्चन इज कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ fx इज इक्वल टू दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन। अब नाउ इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा ये x। इसको कैसे लिख दूं, इसको यदि मैं माइनस कॉमन लेने की जरूरत भी कहाँ है, इसको पहले इसको बाद में लिख दो ना तो सीधा हो जाएगा 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। कहाँ लेने की जरूरत है, ये लीजिए। तो अब मेरा सवाल हो गया ये fx इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब इस सवाल में एक बात मैं आपको और बोलूंगा, जब भी आपसे किसी क्वेश्चन की रेंज की बात करें तो हमेशा उसकी डोमेन जरूर निकालना, बिकॉज जिससे वो चीज़ जुड़ी हुई है यदि हमें वही नहीं पता तो हम आउटपुट के बारे में कैसे सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। थोड़ा सोचिए बात को। यदि रेंज आपको फाइंड आउट करनी है तो आप जानते हैं रेंज का एग्जिस्टेंस डोमेन से है, ये दोनों ही आपस में हमेशा पैरेलल चलते हैं, ठीक है। तो हर सवाल का डोमेन जरूर निकालें। तो अब ये सवाल आपके सामने हो गया है। अब इस सवाल को आप देखेंगे तो इस सवाल की डोमेन क्या है, मुझे इस सवाल की डोमेन ऑल रियल नंबर दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है, बिकॉज यदि कोई आपसे इसकी डोमेन पूछे तो आप लिखेंगे 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x शुड नॉट इक्वल टू 0, लिखेंगे कि नहीं बताओ। इफ 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x शुड नॉट इक्वल टू 0 तो आप देखेंगे x की कोई वैल्यू ऐसी है ही नहीं जहां पर वो 0 हो जाए, यानी फॉर द ऑल वैल्यू ऑफ x दिस ऑलवेज विल बी नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज इसकी रेंज 0 से 1 होती है। 0 से 1 प्लस 1 तो रेंज हो जाएगी 1 से 2, है कि नहीं। यानी आप देखेंगे कि ये हमेशा 1 से 2 के बीच में रहने वाला है, और ये जब 1 से 2 के बीच में रहने वाला है तो इस सवाल में मैं कैसे कह सकता हूं कि 0 बन जाएगा। दैट मीन्स डोमेन, तो मैं यहां लिख रहा हूं डोमेन इज x बिलोंग्स टू r। इस सवाल की डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r। नाउ रेंज, नाउ रेंज, अब हमें रेंज बतानी है। अब हमें यदि इस सवाल की रेंज बतानी है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर ग्राफिकली इस तरह इसको सॉल्व करने की कोशिश यदि करूँ तो थोड़ा टफ पड़ता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसका है नहीं। मुझे लगता है इस सवाल को एजम्पशन से सॉल्व करना चाहिए, तो मैंने क्या माना, लेट इस सवाल को आप y सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। मैं इस सवाल को आपको बाद में भी बताऊंगा, एक दूसरा तरीका और बताऊंगा यदि संभव हुआ तो, थोड़ा वेट करिए। तो नाउ y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये सवाल है हमारा। अब हम कोशिश ये करेंगे कि इस पूरे सवाल को इन्वर्ट कर दें, क्योंकि हम जानते हैं व्हाट वी नो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विद द हेल्प ऑफ 0 to 1, यहाँ इक्वल, ये हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बारे में जानते हैं, बिल्कुल उसके जैसा ही जैसे कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन थे, बिल्कुल ये भी एक स्टैंडर्ड फंक्शन, ये स्टैंडर्ड फंक्शन और y दोनों की हेल्प से हम करने वाले हैं। तो ये मैं करने वाला हूँ, ठीक है। नाउ अब आप क्या करिए, एक छोटा सा काम करिए। ये सवाल जैसे ही आपने y के इक्वल माना और ये चीज़ आप जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, y प्लस y फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, राइट। अब क्या करें, अभी y के इक्वल है, अब आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को अकेला कर दो, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को उधर ले जाओ, तो y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस y फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कॉमन ले लो, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कॉमन ले लोगे तो मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस वाई, रो डिवाइड में चला जाएगा, तो y अपॉन 1 माइनस वाई, ये बन गया कि नहीं बन गया, देखिए ध्यान से, y अपॉन में 1 माइनस वाई, बन गया कि नहीं बन गया, y अपॉन में 1 माइनस वाई।
तो अब हम जानते हैं कि y अपॉन 1 माइनस वाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इन बिटवीन 0 to 1, दैट मीन्स y अपॉन 1 माइनस वाई, सो वी कैन से y अपॉन 1 माइनस वाई इज ऑल्सो इन बिटवीन 0 to 1। ये कहानी आपको समझ में आई है कि नहीं आई है? If fractional part of x in between 0 to 1, then y upon 1 minus y is in between 0 to 1। तो एक तो यहां से देखिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो मैं आपको समझाऊंगा, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, राइट? वैसे यदि यहीं से यदि मैं रेंज निकालने की कोशिश करूं तो कंफ्यूज मत होना, मैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं हिट एंड ट्रायल से भी थोड़ा सा आपको सोचना समझाऊंगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस वाई, एक तो देखने से यहां लग रहा है कि y कभी भी 1 नहीं होगा, y कभी भी 1 नहीं होगा। ये चीज आपको लग रही है कि नहीं लग रही है? और आप एक चीज देखिए कि ऊपर है y और नीचे है 1 माइनस वाई। आप मुझे एक बात बताइए, y कुछ भी ले लीजिए, चाहे आप 5 ले लेंगे तो 5 अपॉन माइनस 4, यानी 1 से यदि मैं बड़ी वैल्यू लूंगा तो ये नेगेटिव आएगा। यदि मैं y को 1 से बड़ी वैल्यू लूंगा, y 1 तो हो ही नहीं सकता, लेकिन y को यदि 1 से बड़ी वैल्यू लूंगा तो जैसे मान लो 2 ले लिया तो 1 माइनस 2 ये नेगेटिव है और ऊपर पॉजिटिव है, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव नेगेटिव होता है। 3 कुछ भी ले लिया ना 1 से बड़ा, 1.1 1.2 1.3 कुछ भी आगे आप ऑल रियल नंबर में 1 से आगे ले लो और y को पुट कर दो तो ये ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव बनेगा और वो नेगेटिव बनेगा। फ्रैक्शनल पार्ट कभी नेगेटिव बन सकता है क्या? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। दैट मीन्स y नॉट इक्वल टू 1 एंड y कैन नॉट ग्रेटर देन, आप इसको शॉर्टकट में ऐसे बोल सकते हो कि y कैन नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y 1 या 1 से बड़ा नहीं हो सकता। अब यदि मैं 1 से छोटे की कोशिश करूं जैसे 0.5 0 ऐसा कुछ, तो यदि मैं 0.5 ले लिया, ऊपर 0.5 अपॉन 1 माइनस 0.5, फिर 0 ले लिया, फिर -1 ले लिया, फिर अब फिर ध्यान से देखिए, जैसे ही मैंने 0 लिया ओके, -1 लिया तो नीचे तो माइनस माइनस +1 और ऊपर बन जाएगा माइनस। तो आपने एक बात नोटिस करी, जब 1 से बड़ा लिया था तो ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर नेगेटिव, लेकिन 0 से छोटी लूंगा तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव एंड न्यूमरेटर नेगेटिव हो जाएगा। दैट मींस y कैन नॉट ग्रेटर देन 1 एंड y कैन नॉट लेस देन 0। y 0 से पीछे भी नहीं हो सकता, y 1 से आगे या 1 भी नहीं हो सकता। 0 से 1 के बीच में रखेंगे, जैसे 0.2 ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, 0.3 0.4 0.5 0.9, यानी कहानी समझ में आ रही है? तो इस कहानी को देख करके आप समझ गए विद द हेल्प ऑफ मैनिपुलेशन कि दैट मींस y बिलोंग्स टू 0 to 1, जहां पर 1 हो नहीं सकता, 0 की वैल्यू में 0 ले सकता हूं, बिल्कुल। तो y बिलोंग्स टू 0 to 1, इस सवाल को देखने से मुझे समझ में आ रहा है। मतलब आप x कुछ भी रख लो, यदि मैं इसको y मानता हूं, जैसे देखिए मैंने माना भी आगे जाकर के, तो इस सवाल की जो रेंज आती है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में आती है। कुछ भी ले लो, चाहे आप x की वैल्यू सपोज करो है ना 3 ले ली तो 3 - 3 ये तो 0 ही बन गया, ऊपर 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी करो 0 ही बन जाएगा। ओके, तो आप देख पा रहे हैं मैं कुछ भी लेता हूं, जैसे 3.2 माइनस का 3 तो ऊपर बन गया 0.2, 1 माइनस 3.2 ये बन गया माइनस का 3, -2 प्लस 3.2 1.2 और ऊपर कितना बन गया था 0.2 अपॉन 1.2, कुछ भी लगाओगे तो ये हमेशा क्या आएगा आपके 0 से 1 के बीच में। वो दिख भी रहा है ना, एक 0 से 1 और एक है आएगा 1 से 2, तो 0 से 1 और 1 से 2 देखने से पता लग रहा है डिनोमिनेटर हैवी है, न्यूमरेटर छोटा है, रेंज कितनी हो जाएगी हमेशा 1 से छोटी और 0 से बड़ी रहेगी। ये इस सवाल का तरीका। और यदि यहां से करने की कोशिश करते हो तब भी आप इस सवाल को सॉल्व करते हो। कैसे कर सकते हो? यहां पर आप जानते हैं आपका y जो है वो पूरा एक पॉजिटिव नंबर है, y पूरा एक पॉजिटिव नंबर है, वो भी कैसा है 1 से बड़ा नहीं है, तो आप यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां y कितना बन जाएगा 0 से 1। लेकिन ये ध्यान रहे ये वेरिएबल है, वेरिएबल क्रॉस मल्टीप्लाई तभी होता है जब आप उसके बारे में ये पकड़ लो कि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है, ये कभी साइन चेंज नहीं करेगा, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव नहीं होगा। तो ये इस सवाल की सुंदर विशेषता थी जो मैंने इस सवाल को लिया। इस सवाल में दो मेथड मैंने आपको यूज करने सिखाए, एक मैंने y कैसे माना जाता है रेंज को सॉल्व करने के लिए, और दूसरा विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन की हेल्प से सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी मैंने इस सवाल के अंदर ले लिया। तो ये हमारा हुआ रेंज का पहला क्वेश्चन। नाउ अब हम थोड़ा रेंज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा मुझे दिखाई दे रहा है, अब मैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा। सपोज करें इस टाइप में, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं 2-3 पार्ट एक साथ लेने जा रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 2 में, एग्जाम्पल नंबर 2 पहला पार्ट नंबर 1 इज fx बराबर
sin x प्लस cos x प्लस 3। पार्ट नंबर सेकंड fx बराबर मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 वेयर x इज -1 to 3 एंड पार्ट नंबर 3 इज वो मैं ले रहा हूँ, वो मैंने ले लिया, सपोज करें fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3। ये 3 सवाल जैसे मैंने आपके सामने ले लिए, अब हमें इसकी रेंज बताएं। 3 सवाल मैंने आपके सामने ले लिए, ध्यान से देखते जाओ सवाल कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। आइए अब इन 3 सवालों में सबसे पहला सवाल आपको किसके जैसा दिखाई दे रहा है? मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया, a sin x प्लस b cos x। आपको लग रहा है वैसा सवाल, a sin x प्लस b cos x। तो a यहाँ पर 1 है, b यहाँ पर 1 है, और आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि a sin x प्लस b cos x इज इन बिटवीन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मैक्सिमम एंड माइनस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिनिमम। तो यहाँ पर इफ a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1 दैट मीन्स sin x प्लस कॉस एक्स इन बिटवीन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 2 और इधर हो जाएगा -√2। यानी इतना सवाल होता है तो होता रेंज -√2 से √2। आप कंप्लीट ग्राफ बनाओगे तो रेंज आएगी -√2 से √2। अब +3 किसी फंक्शन में आगे जब +3 लग जाता है तो आप जानते हैं, मैंने इनइक्वालिटी को सॉल्व करना बताया है, पूरे में 3 जोड़ दो, तो 3 जोड़ दोगे तो -√2 प्लस 3 ये हो जाएगा sin x प्लस कॉस एक्स प्लस 3 और फिर √2 प्लस 3। ये हो गया फंक्शन आपका fx। तो रेंज ऑफ fx इज 3 -√2 से 3 प्लस √2। ये इस सवाल की रेंज होगी, 3 -√2 से 3 प्लस √2 और ये क्लोज ब्रैकेट बिकॉज इक्वल टू का साइन है। तो आपने देखा कि सवाल को आते ही हमने पहचान लिया कि इस टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर कुछ और भी आए, साइन कॉस की या ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ और भी टर्म आए, आपको कहीं ना कहीं मैं आगे कुछ सवाल लूंगा, डोंट वरी, आप घबराएं नहीं, तो आपको सवाल को सॉल्व करना आ जाएगा। टेन कॉट सेक कॉसेक किसी भी रूप में हो, आपको जरूर सवाल को सॉल्व करना आएगा। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसे ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ, आओ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। fx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2। तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 मॉडुलस का सवाल है। मैंने आपको बताया है कि मॉडुलस का सवाल आते सबसे पहले क्या बनाया करो, सवाल को सिंप्लीफाई किया करो, उसको कंडीशन में तोड़ा करो। क्रिटिकल पॉइंट अब कंडीशन में तोड़ लोगे, मैं सीधा लिख दूं 3 कंडीशन, 3 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। एक आएगा x ग्रेटर देन 2, दूसरा आएगा इन बिटवीन कंडीशन 1 to 2, तीसरी कंडीशन आएगी लेस देन 1। द फर्स्ट कंडीशन इज x greater than equal to 2, second condition is x in between 1 to 2 and the third condition is x less than equal to 1। जैसे ही x की वैल्यू 2 से बड़ी लेंगे तो 2 से बड़ी में दोनों मॉडुलस जो है उसका कोई काम नहीं है, पॉजिटिव बन जाएंगे, सवाल बन जाएगा 2x माइनस 3, सवाल बन जाएगा 2x माइनस 3। फिर जैसे ही 1 से 2 लेंगे, इसके अंदर कुछ भी पुट करेंगे, 1 से 2 के बीच में 1.1 पुट कर दिया तो आपका ये तो पॉजिटिव बनेगा लेकिन ये नेगेटिव बन जाएगा। तो x माइनस 1 एंड 2 माइनस एक्स, तो आप दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका 1 आएगा। जैसे ही x की वैल्यू 1 से छोटी लेंगे, ये दोनों नेगेटिव आंसर देंगे, मॉडुलस उसको पॉजिटिव कर रहा है, हम उसे सिंप्लीफाई फॉर्मेट में माइनस लगा करके लिख लेंगे। माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 माइनस का 2x। फिर आप जैसे ही दोनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको रेंज इसने डोमेन क्या दी थी, देखिए आगे जैसे ही वो लिख देता है ये, तो हम जानते हैं वैसे तो सवाल की जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है, बिकॉज ये कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा। ये x की सब वैल्यू के लिए आप देख पा रहे हैं ना डिनोमिनेटर है, ना रूट है, ना लॉग है, कोई कंडीशन नहीं है, बिल्कुल फ्री हैंड क्वेश्चन है। x की सभी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, डोमेन ऑल रियल नंबर, लेकिन उसने हमें बोल दिया डोमेन आपको -1 से 3 रखनी है। तो पहले ग्राफ बना लेते हैं, फिर उसके डोमेन की बात कर लेंगे। पहले हम अपना ओरिजिनल ग्राफ बना लेते हैं। तो ओरिजिनल ग्राफ बनाएंगे 1 से 2 में जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, और फिर जो ग्राफ है वो है 2x माइनस 3, यानी ग्राफ इधर से कहीं आएगा, फिर ऐसे हो जाता हुआ 3 माइनस 2x यानी ग्राफ इधर से कहीं आएगा,
इधर 3 से होता हुआ और ये y की वैल्यू 1 है। ये हमारा ग्राफ बन गया मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। और फिर जैसे ही देखा सवाल की कंडीशन है x इन बिटवीन -1 से 3, तो मेरे प्यारे बच्चों -1 कहाँ होता है? यहाँ -1 होता है। और 3 कहाँ होता है? यहाँ 3 होता है। तो आपने देखा हमें इतनी डोमेन के अंदर सवाल की रेंज चाहिए, तो इतनी डोमेन में रेंज चाहिए, तो इस ग्राफ को हटा दीजिए, इस ग्राफ को भी हटा दीजिए। आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस सवाल में y में मिनिमम आंसर कितना है, वो है 1, लेकिन मैक्सिमम आंसर को पहचानना है कि कहीं वो यहाँ है या यहाँ है। कहाँ है मैक्सिमम? ऊपर कहाँ तक गया है? तो हमें x की वैल्यू को 3 रखनी है। 3 देखिए आप इसके अंदर रखेंगे बिकॉज x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 3 2 जा 6, 6 माइनस 3 3। ये वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू 3। और जैसे ही मैं x की वैल्यू -1 पुट करूंगा तो 1 से पीछे इसमें पुट करूंगा -1 -2 प्लस 2, 3 प्लस 2 5, यानी ये वैल्यू कितनी है? 5। यानी ग्राफ जो है वो -1 से 3 के बीच में हाईएस्ट कहाँ तक गया है? 5 तक गया है। और लोवेस्ट कहाँ तक गया है? 1 तक गया है। डोमेन ये और रेंज ये। डोमेन -1 से 3 उसने कंसीडर करी और रेंज हम कंसीडर करेंगे 1 से 5, यानी इस सवाल की रेंज क्या हो गई? 1 से 5। और ये क्लोज ब्रैकेट दोनों पर क्लोज लगाया हुआ है। ओपन होता तो हम यहाँ पर ओपन लेते, किसके ऊपर? 5 के ऊपर, लेकिन हम 1 के ऊपर तो फिर भी क्लोज लगाते। क्यों? क्योंकि 1 जो आउटपुट है वो इसके बीच में किसी पॉइंट्स के ऊपर है, लेकिन इन पॉइंट्स के ऊपर तो आंसर जो है वो मैक्सिमम चाहिए था, वो मैक्सिमम 5 लेंगे और यदि ओपन होता तो ओपन लगाएंगे। बिल्कुल ध्यान से, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। ओपन क्लोज में भी कहीं पर भी कंफ्यूज हमें नहीं होना। और जैसे ही सेकंड क्वेश्चन को देखिए आप, अलग अलग अप्रोच से क्वेश्चन ले रहा हूं। ग्राफिकली अप्रोच ले ली, स्टैंडर्ड फंक्शन की अप्रोच ले ली, तीसरी एजम्पशन की अप्रोच ले ली, चौथा फॉर्मूला की भी अप्रोच ले ली। इधर देखिए अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। इस सवाल को मैं दोबारा से अब कैसे, बिल्कुल ग्राफ से नहीं होने वाला, स्टैंडर्ड फंक्शन से नहीं, इस सवाल को अगेन y मान करके सॉल्व करेंगे। तो y बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस का 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस का 3y बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 2। एक्स स्क्वायर को एक साइड में ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 3y माइनस 2। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, y माइनस 1 बराबर में 3y माइनस 2। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। ध्यान से देखिए, अब मैं आपको यहाँ से आगे करना बताता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ तक पहुँचे, जैसे ही आपने ये पूरा सीक्वेंस प्रोसीजर फॉलो किया, तो प्रोसीजर फॉलो करने के बाद कुछ छोटी छोटी बातें जैसे मैंने पहले आपको बताई थी, सवाल की डोमेन पहले से ही पता कर लो। ये आपको सवाल दिया गया है, क्या आएगी इस सवाल की डोमेन? बताओ ना थोड़ा सा, इस सवाल की डोमेन क्या होगी? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 0 नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 शुड नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर शुड नॉट इक्वल टू 3। इसलिए वी कैन से एक्स शुड नॉट इक्वल्स टू माइनस रूट 3 कॉमा रूट 3। एक्स ना तो रूट 3 होना चाहिए और ना ही माइनस रूट 3 होना चाहिए। ये तो हमने स्टडी की इसको देख करके, लेकिन जैसे ही हमने सवाल को हमने ये सपोज कर लिया कि ये फंक्शन x की जब भी वैल्यू रखेंगे माइनस रूट 3 एंड रूट 3 के अलावा तो कुछ ना कुछ आउटपुट देगा और सभी आउटपुट को y कंसीडर कर लिया। अब हम ऐसा क्यों करते हैं मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो इसके आउटपुट को y एज्यूम किया, अब हम उसके आउटपुट से उसके इनपुट की तरफ पहुंच रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं, है ना। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करी, x को एक साइड में कर दिया। अब हम जानते हैं कि ये रूट 3 नहीं हो सकता और माइनस का रूट 3 नहीं हो सकता। पहली बात, इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, इसको देखते हुए मैं ये बता सकता हूं कि y 1 नहीं हो सकता। तो ध्यान से देखते जाओ छोटी छोटी चीजें, y 1 नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट बात, क्यों? हमें यहां से देखने से लग रहा है y हमने 1 कर दिया तो उस केस में x जो है वो इनफाइनाइट बन जाएगा। दैट मीन्स x इंफिनिटी के ऊपर y 1 है, वो किसने देखा है? यानी हम एक तो y की वैल्यू को 1 कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, 1 पर आउटपुट पर ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, क्लोज नहीं लगाएंगे, 1 को लेंगे नहीं। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, x की वैल्यू को हमने पता है रूट 3
हमें लेनी नहीं है और -√3 लेनी नहीं है ना। तो अब एक काम करते हैं, √3 लेते हैं और जो भी y की वैल्यू आएगी उसको कंसिडर नहीं करेंगे। यदि मैं x की वैल्यू को पुट x इक्वल टू √3, जैसे ही √3 लूंगा तो √3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा। 3 बनते ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3y - 3, 3y - 2, 3y - 3। कभी लगता है इट्स नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक, ऐसे ही आप x की वैल्यू -√3 लेंगे तो आपको वहां पर कोई भी y की वैल्यू अगेन नहीं मिलेगी। तो ये सारे प्रमाण हैं कि आपको x √3 नहीं लेना, x -√3 नहीं लेना। इस फंक्शन को देखने से लग रहा है y 1 नहीं हो सकता है। अच्छा, और भी आपको ऐसी कुछ बातें लग रही है जो इसको देखने से आप पता लगा पाएंगे? हाँ, मुझे लग रही है। इधर एक्स स्क्वायर बैठा है, एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होता है, एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, अदरवाइज जो 0 से पॉजिटिव होता है, यानी ये वैल्यूज भी हमेशा 0 या 0 से बड़ी आएगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि 3y - 2 अपॉन y - 1 ऑलवेज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं राइट और रॉन्ग, यही छोटी छोटी चीजें, सब चीज मिक्स करनी है आपको जब तक कंक्लूजन लास्ट में नहीं मिल जाता फाइनली आप रुकेंगे नहीं। तो देखा, एक्स स्क्वायर के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, x √3 -√3 नहीं हो सकता था, वहां पर हमने चेक कर लिया। अब हम जानते हैं एक्स स्क्वायर हो क्या सकता है, 0 या 0 से बड़ा कुछ भी x ले लो यहां पर, वो देखने से यानी ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। और जैसे ही मैंने ये किया, अब इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। दोनों के क्रिटिकल पॉइंट, y - 1 का क्रिटिकल पॉइंट 1, 3y - 2 का क्रिटिकल पॉइंट 2/3। तो जैसे ही बनाया y, एक बनाया y की वैल्यू 1 और एक बनाई y की वैल्यू 2/3। y की वैल्यू 1 से बड़ी लो, 2 ले ली, 3 2 6 -2 पॉजिटिव, 2 - 1 पॉजिटिव। इस पोर्शन में पॉजिटिव आएगी, इस पोर्शन में नेगेटिव आएगी, और 2/3 से छोटी वैल्यू लूंगा तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा। तो हमने y के 3 कैटेगरी ले ली, कौन कौन सी? एक तो y की वैल्यू 1 से बड़ी, दूसरी y की वैल्यू जो है वो 2/3 से छोटी। लेकिन कहां तक ले पाएंगे? y की वैल्यू तो कुछ भी ले सकता हूं, बिकॉज ये कंडीशन किसके लिए बनी है? एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। यानी सवाल को देखने से लग रहा है y इज बिलोंग्स टू -∞ से 2/3, -∞ से 2/3 यूनियन 1 से ∞। ध्यान से देखिए, बहुत सुंदर आंसर लिखा है मैंने। कहा 1 के ऊपर ओपन क्यों लगाया है? बिकॉज 1 ले नहीं सकते। 2/3 पर क्लोज क्यों लगाया है? बिकॉज 2/3 लूंगा तो ये y 0 ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 बन जाएगी, जो कि पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? और पीछे कुछ भी ले लो, हमेशा आंसर आएगा। अब आपका आंसर, आप चाहते हो, आपका सवाल ये था, अब आप देखना चाहते हो y की वैल्यू इनमें से कोई आती है क्या, तो आप कुछ भी रैंडम x की वैल्यू पुट कर लो। सपोज कर लो 1 पुट कर ली, तो 1 - 2 -1, 1 - 3 -2, -1 अपॉन -2 आंसर क्या बन गया? 1/2। यानी x की वैल्यू आपने क्या ली थी? 1 ली थी, आंसर आ गया 1/2। ऐसे कुछ और पुट कर लीजिए, x की वैल्यू 0 पुट कर लीजिए तो आपका आंसर 2/3 बन जाएगा। ऐसे x की वैल्यू, अब एक काम करें, आप 5 पुट कर लीजिए, 5 का स्क्वायर 25 - 2 यानी कि 23, और नीचे 5 का स्क्वायर 25 - 3 22, 23/22, तो आपकी वैल्यू 1 से बड़ी आ जाएगी। समझ पा रहे हैं? अब कोई बोले सर इसमें आंसर नेगेटिव कब आएगा, -2 कब आएगा? तो मुझे ऐसा लग रहा है जब एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव बन जाएगा। तो सपोज करें, आप एक काम करो, इसके अंदर √2 पुट कर दो, नहीं √2 भी नहीं, आप इसके अंदर √3 पुट कर दो। तो √3 पुट कर दूंगा तो √3 का स्क्वायर 3 - 2 1, √3 का स्क्वायर, ये तो नीचे √3 पुट ही नहीं कर सकता। सपोज करो इसको नेगेटिव लेना है ना, तो आप क्या करें, इसे पॉजिटिव और इसे नेगेटिव बनाएं। तो उसके लिए फिर आपको इनइक्वालिटी में जाना पड़ेगा कि x + 2 x - 2 पॉजिटिव हो और उसी x के इंटरवल में x नेगेटिव हो, तो ऐसा x की वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। आप जैसे ही आइडेंटिफाई करेंगे आपको ये महसूस हो जाएगा कि y की वैल्यू क्या आ रही है, इन बिटवीन -∞ से 2/3 एंड 1 से ∞। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर, जैसा कि मैं यदि इसमें ढूंढूं, ये तो डोमेन की शीट है, रेंज की शीट में ये हमारा क्वेश्चन था 6 नंबर 13 का, और 13 के 6 में -∞ से 2/3 एंड 1 से ∞। ये छोटी छोटी बातें जो है यही हमें ध्यान में रखनी है, यहीं से सवाल सॉल्व होने वाला। आप निकाल सकते हैं कि x कहाँ पर नेगेटिव होगा, कहाँ पॉजिटिव होगा, थोड़ा और डीप में जाना पड़ेगा। मैंने तरीका बता दिया, इसको पॉजिटिव करिए, इसको नेगेटिव करिए, नहीं हो रहा तो इसको नेगेटिव करिए, इसको पॉजिटिव करिए, वो भी वैल्यूज आ जाएगी। तो ये डिफरेंट अप्रोच के साथ में मैंने फिर इस सवाल को अटेंड किया।
नाउ कुछ और एग्जांपल लेते हैं जो हमें रेंज के कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। बस आप ध्यान रखिए, रेंज थोड़ा सा डोमेन से इसलिए हट करके है क्योंकि इसमें यूनिक अप्रोच नहीं चलती, इसमें सवाल के ऊपर डिपेंड करती है अप्रोच हमें किस दिशा के अंदर लेके जानी है, और ये तब संभव होगा जब आप सवाल की बारंबार प्रैक्टिस करेंगे। नाउ अब एक क्वेश्चन और लेता हूँ, देखिए थोड़ा सा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेता हूँ, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू लॉग ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1/2। बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पर बहुत सारी अप्रोच इस्तेमाल करूँगा। इस सवाल की डोमेन भी पूछी है, इस सवाल की रेंज भी पूछी है, बात नंबर 1। तो आइए दोनों काम करते हैं। हम जानते हैं कॉस, अब देखिए लॉग के अंदर जो भी आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए डोमेन के लिए। कॉस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1/2, ये 0 से बड़ा होना चाहिए, ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ हम एक बात देखेंगे कि ये क्या होता है, -1 से 1 क्या होता है, कॉस मॉडुलस ऑफ एक्स। वी नो cos मॉडुलस ऑफ x इज इन बिटवीन -1 to 1। अब पूरे में 1/2 जोड़ दीजिए, 1/2 जैसे ही ऐड कर देंगे ये बन जाएगा -1/2, ये बन जाएगा cos मॉडुलस ऑफ x प्लस 1/2, और ये बन जाएगा 3/2। आप एक बात नोट कर पा रहे हैं कि ये जो वाला जो पोर्शन है, ये कंप्लीट पोर्शन, ये क्या बनेगा, हमेशा -½ से 3/2 बनेगा। क्या बनेगा, -½ से 3/2 बनेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, -½ से 0 जहां बन रहा है आपको वहां हटाना पड़ेगा, आपको वो पोर्शन x का हटाना पड़ेगा, बिकॉज हमें चाहिए क्या, ग्रेटर देन 0। क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी -½ से 0 तक का पोर्शन जो है वो हमें इसमें से हटाना पड़ेगा। कंफ्यूज मत होना, बहुत स्टैंडर्ड के सवाल हैं ये, है ना, थोड़ा कम भी समझ में आता है, परेशान मत होना, बारंबार वीडियो को देखना, अगेन बार देखना, पॉज करके उसके बारे में सोचना मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले फंक्शन को लिखा, लिखते ही सवाल में रेंज पूछी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि हमेशा पहले डोमेन निकालना। लॉग के सवाल के लिए डोमेन में क्या जरूरी है, इंटीरियर पोर्शन पॉजिटिव होना चाहिए, मैंने वो लिखा। इंटीरियर पोर्शन पॉजिटिव होना चाहिए। फिर मैं स्पेसिफिक फंक्शन पे गया, कॉस के ऊपर। हम जानते हैं कि भले अंदर यदि एक्स के ऊपर मॉडुलस लगा हुआ है तो कॉस तो नेगेटिव आंसर देगा, बिकॉज एक्स के ऊपर नेगेटिव मॉडुलस लगा है, वो कंप्लीट तो नहीं लगा, तो इसकी जो रेंज होगी वो -1 से 1 होगी। यदि -1 से 1 होगी प्लस हाफ साथ में आ रहा है, तो मैंने देखा कि ये पूरा जो है वो -½ से 3/2 है। तो -½ से 3/2 है, लेकिन हमें -½ से 0 वाला हटाना है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना, हम हटा देंगे। अब हटेगा तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, मैं उसके ऊपर आ रहा हूं 1 by 1। तो सबसे पहले कॉस मॉडुलस ऑफ एक्स, कॉस मॉडुलस ऑफ एक्स आप जानते हैं कैसा बनता है, मैंने आपको बताया था, एक्स के पॉजिटिव पोर्शन में जितना ग्राफ है वैसा के वैसा एक्स के नेगेटिव पोर्शन में ग्राफ को रिपीट कर देना। तो आप जानते हैं ये जो होता है वही ग्राफ होता है कॉस एक्स का। इधर ग्राफ नहीं बनाना, लेकिन जैसा इधर है वैसा इधर बना देना है। तो बिल्कुल, बल्कि ये लीजिए कॉस मॉडुलस ऑफ एक्स में और कॉस एक्स में कोई अंतर नहीं आता, ये आपने देखा। प्लस हाफ कर देंगे तो हाफ करते ही ये वाला पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा 3/2 के ऊपर, और जो -1 का पॉइंट है ये -½ के ऊपर पहुंच जाएगा। एम आई राइट? और जैसे ही पहुंच जाएगा तो ग्राफ को यदि मैं ड्रॉ करूं तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा, ये लीजिए, ये ग्राफ बन गया, ये ग्राफ बन गया, ये ग्राफ बन गया, ये ग्राफ बन गया 3/2 से -½ तक। अब ये कितना हो गया है, ये -½ लाइन हो गई है। अब हमें ये ग्राफ हटाना है। ये ग्राफ सपोज करें आपने हटा दिया, मतलब x की ये वैल्यू नहीं लेनी, फिर आपने ये ग्राफ हटा दिया, मतलब ये x की वैल्यू नहीं लेनी, फिर x की वैल्यू नहीं लेनी, फिर x की वैल्यू लेनी नहीं है। तो इस तरीके से इस सवाल की डोमेन ऑल रियल नंबर तो नहीं हुई, कहाँ हुई, वो x की वैल्यूज हट जाएगी जहां ग्राफ -½ से 0 के बीच में है। अब कोई बोले सर ये वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है। सोचो कॉस मॉडुलस ऑफ x प्लस हाफ, ये हमें -½ से 0 वाली वैल्यू हटानी है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि यदि मैं कॉस मॉडुलस ऑफ x को ही पहले से ही -½ से 1 तक ले जाता और -½ से 0 लेता ही नहीं, फिर हाफ आकर के उसमें 0 बना देता तो सही रहता। इसका मतलब जो कॉस मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ है वहां जो 0 से -½ है उस पॉइंट को आप हटा दीजिए। 0 से -½ 0 से -½ 0 से -½ 0 से -½
फिर 0 से फिर -½ यानी ये वैल्यूज जो है वो कट होती जाएगी, या फिर मैं बोलूं बाकी वैल्यूज को आप लेते जाइएगा। तो ध्यान से देखना 0 ये पूरा यहां से यहां तक 0 तक है, 0 से पॉजिटिव ये पूरा डोमेन में आएगा। फिर आगे मैं कौन सा पॉइंट बोलूं, x की कौन सी वैल्यू नहीं लेनी है, तो मैं बोलूंगा π/2 से, π/2 से लेकर के हाफ कहां होता है 2π/3 का 90 डिग्री से 120 डिग्री। फिर ऐसे ही आप देखेंगे 150 से यहाँ 180 हो जाएगा, 270 हो जाएगा, तो 240 डिग्री से 270 डिग्री, ये r में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये तो हुई हमारी डोमेन। जैसे ही हमारी डोमेन क्लियर हुई, हमने देखा कि हमारी डोमेन क्या है, तो हमने यूनियन बना करके लिख दी। डोमेन बनाने के बाद में जैसे डोमेन लिखी, हमने देखा कि ये पूरा किसके बीच में कवर कर रहा है, -½ से 3/2। आप x कुछ भी रखोगे ये पूरा क्या बनेगा, -½ से 3/2, -½ से 3/2, -½ से 3/2। तो -½ से 3/2 में हमने -½ से 0 हटा दिया, तो फिर हमने इसको क्या बना दिया, नाउ cos मॉडुलस ऑफ x प्लस 3/2 इज इन बिटवीन 0 से 3/2। सही लिखा है मैंने, 1 + ½ है ना। cos मॉडुलस ऑफ x प्लस 1/2 इज इन बिटवीन 0 से 3/2। नाउ अब ये बन गया 0 से 3/2। और हम जानते हैं log x का ग्राफ कैसा होता है, ये ग्राफ होता है साहब, ये लीजिए, ये log x का ग्राफ होता है। तो यदि मैं इस पूरे को x कंसीडर करूं और x की वैल्यू ले लूं, इसको पूरे को x के रूप में मान रहा हूं, इस पूरे को x के रूप में मान रहा हूं, तो 0 से 3/2, तो 0 से 3/2 के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर भी तो लगा हुआ है पहले। तो 0 से 3/2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर को यदि तोड़ें तो 0 से 1 तक तो वो 0 ही रहेगा, लेकिन 1 से 3/2 में वो क्या बन जाएगा, 1। इसका मतलब ये सवाल हमें दो तरह के आउटपुट देगा, एक तो ये तो पूरा बन जाएगा 0 और एक बन जाएगा log 1। हम जानते हैं ये भी अनडिफाइन होता है, केवल क्या बन गया, log 1 और log 1 की वैल्यू 0। दैट मीन्स आप कुछ भी रख लो इस सवाल में, आपका जो रेंज के रूप में जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, वो 1 केवल फंक्शन के रूप में डिफाइन होगा। बाकी आपको जो भी आपने x लिए हैं वो सब एलिमिनेट करने पड़ेंगे। मैंने ये सवाल बहुत सुंदर उठा लिया, थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत आ सकती है, परेशान मत होना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। सवाल को देखा, देखते ही ग्रेटेस्ट इंटीजर दिमाग में लाए, मॉडुलस दिमाग में लाए, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिमाग में लाए, कॉस मॉडुलस ऑफ x के बारे में सोचा। कॉस x का मॉडुलस ऑफ x से आप ग्राफ बना सकते हो। कॉस x का वो पोर्शन जो पॉजिटिव में है अनचेंज, नेगेटिव को हटा करके जैसा नेगेटिव में वैसा पॉजिटिव में, तो मॉडुलस कॉस मॉडुलस ऑफ x -1 से 1, हाफ जोड़ा तो रेंज -3 से 3/2 से 3/2, ये पूरा हो गया -½ से 3/2। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा सा और समझाता हूँ मैं आपको। मॉडुलस ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, ये पूरा क्या हो गया, ये हो गया -½ से 3/2। तो -½ से 3/2 जब ग्रेटेस्ट इंटीजर में जाता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -0 से लेकर के -1 तक को क्या बना देता है, -1। तो log -1 को एक्सेप्ट नहीं करने वाला। 0 यदि मैं जब पुट करूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसे 0 ही रखेगा, तो वो भी पुट नहीं होने वाला। 0 से 1 यदि मैं लेने वाला हूं तो वो भी इसके अंदर पुट नहीं होने वाला, बिकॉज log 0 बन जाएगा। यानी अब ये इसको जो एक्सेप्ट करेगा वो केवल क्या क्या एक्सेप्ट करेगा, 1 से 3/2 क्या एक्सेप्ट करेगा, द वैल्यू ऑफ x इज ऑलवेज एक्सेप्टेड बाई 1 से 3/2। जहां ये 1 से 3/2 के बीच में बनेगा उसे ये बनाए रखेगा। 1 से 3/2 को ये करेगा कन्वर्ट 1 में, बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है, और log 1 क्या बन जाएगा, 0। यानी इसका आंसर जहां जहां x की वैल्यू पर ये एक्सेप्ट होगा वहां इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0। सो द रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी 0, और फिर आप ये लगाएंगे। समझ में आया। डोमेन मैंने आपको समझा ही दिया कि x की वो वैल्यू हटा देनी है जो 1 तक है। पहले मैंने आपको 0 तक बताया, नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर के यूज से मैंने बता दिया 1 से पहले की वैल्यू हटा देना, आपका डोमेन का भी आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो ये मैंने जो इस सवाल, मुझे जो सबसे बेहतरीन सवाल इसका दिखाई दिया, मैंने वो भी आपके सामने उठा लिया, राइट। तो अब आगे जो आपकी जो शीट है इसको करेंगे। कल फिर मैं कुछ क्वेश्चन उठाऊंगा और फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा। मुझे लगेगा कि कल की क्लास भी हमें, नेक्स्ट क्लास भी इसी पर ही देनी है, तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन करेंगे बहुत अच्छे से। मेरे साथ साथ में आपको मेहनत करनी है। थैंक यू।